तो दोनों ही प्रदेश का बजट आ चुका है और दोनों ही प्रदेशों में कई उम्मीदें थी, कई उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी तो कई लोगों की अब भी मांगे हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर होली पर दिवाली मनने वाली है क्या इस बजट के बाद, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, बजट की कुछ बड़ी बातें बताते हैं आपको, उसके बाद बातचीत करते हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। छत्तीसगढ़ के बजट के इस पूरे मामले में समझिए, मजदूर न्याय योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर, और इसके पीछे का मैं एक बार भाग दिखाना चाहूंगा, गोमय वसते लक्ष्मी। इसका मतलब साफ होता है कि गोबर में लक्ष्मी बसती है। तो कुल मिलाकर देखिए बहुत खूबसूरत सा ये ब्रीफ केस था जिसमें यहाँ पर जो है वो प्रस्तुत किया गया बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और यही वो बक्सा है जिसको लेकर हाथ में आए थे। और ये अपनी तरह का है बक्सा, देखिए, क्योंकि गोबर से बना हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा गोबर है, गोबर से बना हुआ बक्सा है। अपनी तरह का नया आप यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर नजर आया। और इसी बक्से में इस बार के विधानसभा बजट जो है उसका यहाँ पर जो ब्रीफ केस बनाया गया था गोबर से, और इसी ब्रीफ केस से यहाँ पर जो है वो इसी ब्रीफ केस में रखकर बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आदित्य, हमारे स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और वो बैग आपने देखा, बजट बैग, वो बजट बैग गोबर से बना हुआ था। आप देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो योजनाएं चलाई हैं, गोबर से कैसे आमदनी बढ़े, गोधन न्याय योजना, कैसे पशु से आप धन कमा सकें, पशु भी आवारा की तरह सड़कों पर ना घूमे, उसे कोई चोट ना पहुंचे या उसके कारण किसी का एक्सीडेंट ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट बैग को भी गोबर से बनाया। यही मंशा साफ है कि किसानों के लिए सरकार क्या करने वाली है, लोगों के लिए क्या करने वाली है। चलिए सीधे छत्तीसगढ़ चलते हैं। भूपेश बघेल बजट पेश करने के बाद मीडिया से मुखातिब है। प्लस बजट प्रस्तुत हुआ है और इसमें जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जहाँ काम कर रही है, ग्राम स्वराज्य, जिसे हम स्वराजी गांव के रूप में हम लोग इसको कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं। और उसी प्रकार से वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम बनाने के लिए 100 करोड़ अनुमानित लागत है, इसकी स्वीकृति। साथ ही जो किसानों के हर साल हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दे रहे हैं, इस साल भी बजट में 6,000 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर में जो वहाँ के जो लोग कृषि कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए या शासकीय भवनों के निर्माण के लिए जमीन की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या थी। उसे दूर करते हुए नारंगी क्षेत्र की जो जमीन है, जो वर्षों से लंबित है, वो 30,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि राजस्व मद में दर्ज किया गया है। तो अब उद्योग वगैरह लगाना भी है या भवन निर्माण करना है तो उसके लिए किसानों की ज़मीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके कारण से लगातार परेशानी होती है। फिर जो भूमिहीन जो श्रमिक है, पिछले साल ही इस योजना को हमने लागू किया था और आप सबको पता है कि राहुल जी 3 फरवरी को आए थे और प्रथम किस्त उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने प्रदान किया था और उन्होंने निर्देशित भी किया था इस राशि को बढ़ाया जाए। तो इस साल बजट में उसे 6,000 से बढ़ा के 7,000 प्रति वर्ष किया गया है। बहुत जब भी हम लोग बस्तर जाते थे कि तो वहाँ जितने भी मांझी है, बैगा है, दुनिया है, पुजारी है, इन सब की हमेशा मांग रहती थी कि हम लोगों को भी कुछ मान दें। और आप सब जानते हैं बस्तर में जो आदिवासी संस्कृति है वो अपनी विशेष पहचान उनकी है, विशेष पहचान बनाए रखना और उस सांस्कृतिक जो धरोहर है उसे ये हमारे जो बैगा, गुनिया, माझी, हाट पहाड़िया, बाजा मोहरिया, ये सब शामिल हैं। ये लोग उस संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। तो इनको भी
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप ही उनको भी लाभ देने की मैंने बजट में प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क अब जो गौठान है उस रूप में हम विकसित करेंगे। गौठान तो हमने बनाया, पहले वर्ष ज़मीन चिन्हांकित किए, फिर उसको डेवलप किए, गोबर खरीदने की व्यवस्था किए, वर्मी कंपोस्ट बनाए। अब वहाँ पेंट का भी, प्राकृतिक पेंट भी निर्माण करेंगे, बिजली का उत्पादन भी करेंगे और उसे औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय मिशन, टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन, मछली पालन एवं लाख उत्पादन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा देना, मिलेट मिशन, पूरे देश में कहीं भी कोदो कुटकी रागी की समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां कोदो कुटकी के 3000 और रागी का 3000 से भी अधिक राशि के समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था और उसे प्रोसेसिंग और यूनिट विक्रय करने की व्यवस्था भी हम लोग इस बजट में शामिल किए हैं। इन सब के विपणन लघु वनोपज संघ के द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड। और शहरी क्षेत्र में भी नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए और लगातार छात्र बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए भी, चाहे जितने भी राज्य स्तर के स्थानीय व्यावसायिक परीक्षाएं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं उसमें छात्र छात्राओं से जो शुल्क लिया जाता था, तो स्थानीय जो हमारे प्रतिभागी होंगे उसे जितने भी शुल्क है उसको माफ़ करने की भी घोषणा मैंने की है। चलिए सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। आज मध्य प्रदेश का भी बजट पेश हुआ है। उसमें अवरोध पैदा करना, जो कुछ आज कांग्रेस ने किया है, वो कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। आखिर बजट सत्र होता बजट के लिए। जनता बजट सुनना चाहती थी। अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, गरीब, हर एक की रुचि रहती है कि बजट में क्या आ रहा है वो सुने, देखे। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी यह नहीं हुआ। ये कुंठा, हताशा और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र सरकार में और यहां भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरह की असंसदीय परंपराएं डाल रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सदन के कई वर्षों से सदस्य होने के नाते भी मुझे तकलीफ हुई। मैं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है। और ये देश के सभी राज्यों से बड़ी बढ़त है, ये बड़ी विकास दर है। ये हमारी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में ये विकास दर हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। आज का बजट केवल मंत्री और अधिकारियों ने नहीं बनाया,
ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट है। जनता के सुझाव को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है जो प्रधानमंत्री कि पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है, और जो कि भारत सरकार से जो हमको कर प्राप्त होगा उसमें केवल 1% वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में तो लगातार आप देखे होंगे कि जब से हमारी सरकार बनी है, पहले साल हम लोगों ने पिछली सरकार तो केवल 12 लाख किसानों के धान खरीदी कर रहे थे और 57 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, जबकि 2017 में जबकि हमारी सरकार बनने के बाद 83 लाख मीट्रिक टन, फिर 92 लाख मीट्रिक टन और इस साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो कि पिछले सरकार की तुलना में 9,77,000 किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है और 41 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी में भी बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने जो धान को छोड़कर अन्य फसल ले रहे हैं उन किसानों को इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपया और धान के किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़। पिछले 2 वर्षों में 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को दी गई थी। अब इस साल उस प्रावधान के लिए मैं पहले भी बताया कि 6,000 करोड़ का इस साल प्रावधान है। किसानों को बिजली पर सब्सिडी हो, किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा देना हो, किसान के अनाज को खरीदने का प्रावधान करना हो और उसके लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना हो। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रावधान किए गए। ये बजट महिलाओं के उत्थान का भी बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना 1400 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। आजीविका मिशन अद्भुत काम कर रहा है। बहनों की आजीविका के लिए प्रावधान। संबल योजना के लिए फिर से बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से चालू होगी। महिला उद्यमियों को लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही है। यह महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का बजट है। पहली बार चाइल्ड बजटिंग, इसमें बच्चों के कल्याण की योजनाओं को विभिन्न विभागों के एक जगह लाया गया है और बच्चों के पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सीएम राइज जैसे स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो लगातार मैं आपसे चर्चा करता ही हूँ। सिंचाई योजना भी लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि मंत्री जी से ऊपर बिठा लो, एक कुर्सी ले लो। व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधोसंरचना पर व्यय किए जा रहे हैं और अधोसंरचना पर जब पैसा खर्चा होता है तो अर्थव्यवस्था गतिमान होती है और उससे रोजगार के अवसर और सृजित होते हैं। डिजिटल लेन देन मतलब कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें अब 9 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति के 172 महिलाओं को सीआरपी के रूप में प्रशिक्षित करके 9,820 परिवारों को इसको लाभान्वित किया जाएगा। मिलाप परियोजना है जिसमें राजनांदगांव कबीरधाम जिले में जो हमारे श्रमिक आए 17,315 प्रवासी श्रमिक आए हैं, उसके लिए भी 450 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके। उस योजना के लिए भी बजट में 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छता मिशन के लिए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 200 करोड़ और मूलभूत कार्य हेतु अनुदान योजना 260 करोड़ और 15 वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान मद में 1,114 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेशम के बारे में जो लगातार हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो रैली कुकुन है जो सीधा बाहर चला जाता है तो उसे
धागाकरण और उसके बाद जो प्रोसेसिंग है उसके भी यूनिट यहाँ डाला जाएगा। बस्तर में वही रैली कुकुन मिलता है, बहुत कीमती, जो जिससे रेशम बनता है, उसके भी हम लोग यहाँ डालेंगे, जिसमें 200 स्वसहायता समूह को लाभ मिलेगा। उसके बैंक की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से उसे प्रशिक्षण और मशीन के उपकरण की सहायता भी इसके दी जाएगी। तो इससे निश्चित रूप से वहाँ की जो महिलाएं हैं उसको 6,000 से 7,000 रुपया के अतिरिक्त आमदनी हो सकेगा। कुम्हार परिवारों के लिए भी जो विद्युत चाक है उसकी भी व्यवस्था की गई है। पेयजल के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और अटल नगर को बसाने की अब जिम्मेदारी हमारी है। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो 106 करोड़ का उसमें व्यवस्था किया गया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी की भी मांग थी, तो 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय भी शुरू किया जाएगा। अभी तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 1,35,000 बच्चे विद्यार्थी इसमें प्रवेश लिए हैं, और उसमें जो हिंदी विद्यालय जो खोलेंगे उसमें 17,500 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। योजना की राशि 6,000 से 7,000 की गई है। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। गुंडा जहाँ जैसे नक्सली का गढ़ कहा जाता था, अब वो मुक्त हो चुका है, तो वहाँ भी 30 बिस्तर स्वास्थ्य केंद्र, दुर्ग जिले में 10 बिस्तर एनआरसी की स्थापना और 45 नवीन पद, और खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल भवन निर्माण हेतु बजट में प्रस्ताव है। अंबिकापुर और कांकेर जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसके उपकरण खरीदी की भी इसमें व्यवस्था और 150 पदों की स्वीकृति। उसी प्रकार से रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के छात्रावास निर्माण एवं कर्मचारियों के आवास की भी इसमें व्यवस्था की गई है। कैंपा से लगातार जो नालों के उपचार जो नरवा योजना है उसमें 1,950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का उसमें भी प्रावधान किया गया है। पहले केवल 7 लघु अनुपज खरीदे जाते थे, अब 65 लघु अनुपज खरीद रहे हैं। 2018 में आपको पता होगा कि 3 करोड़ 81 लाख रुपये की ही लघु अनुपज खरीदी होती थी। अब हम लोगों के प्रयास से 2020-21 में 103 करोड़ के लघु अनुपज की खरीदी की व्यवस्था की गई है। कोदोकुट की रागी के बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। जो नगरीय सुविधाएं हैं जिसमें जेनरिक मेडिसिन, जो हमारी श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर है, इसके काफ़ी सफल रहा है, और इसमें जो लाभान्वित होने वाले परिवार हैं जिसमें 17 करोड़ की जो दवाई है उसमें 10 करोड़ तक की उसको छूट मिली है, उसका लाभ उन्हें मिला है। अब इसे बढ़ाकर सभी नगरीय निकायों में हम लोग करेंगे, उसको बढ़ाने की हम लोग कोशिश। और उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, जो 14 नगर निगम में 60 मोबाइल एम्बुलेंस और दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था, इस योजना की भी सफलता को ध्यान में रखते हुए समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में भी लागू किया जाएगा, जिसमें 50 करोड़ का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी, इस योजना के लिए 450 करोड़ का प्रावधान है। आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट वैल्यू को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम किया गया है। मिशन अमृत मिशन 2.0 में उसमें भी स्वच्छता और घरों में नल कनेक्शन प्रदान के लिए 200 करोड़ और जल आवर्धन के लिए 380 करोड़ का प्रावधान है। ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवरेज ट्रीट प्लांट के लिए कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, श्री नारायण, चंद्रपुर में भी 20 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। राजीव युवा मितान क्लब का गठन ग्रामीण क्षेत्र में 11,664 समिति और नगरीय क्षेत्र में
605 क्लबों का गठन किया जाएगा। इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें उन क्लबों को, प्रत्येक क्लब को साल भर में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। नारायणपुर का मलखम्ब बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ के बच्चे जो पारंपरिक रूप से यदि खेल कहें तो महाराष्ट्र का है, लेकिन हमारे नारायणपुर के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रथम पुरस्कार पाते हैं। तो मलखम्ब अकादमी की स्थापना के लिए 2 करोड़ 83 लाख का प्रावधान। टेनिस अकादमी के लिए भी 1 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। जनप्रतिनिधियों के जो अपने अपने क्षेत्र में जो त्वरित रूप से विकास कार्य की जो मांग होती है, पहले 2 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया कर दिया गया है। जिला पंचायत के अध्यक्षों को भी जो है उसे 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख, सदस्यों के 4 लाख प्रति वर्ष के मान से, और जिला पंचायत विकास निधि योजना जनपद अध्यक्षों को 5 लाख, उपाध्यक्षों को 3 लाख, सदस्यों को 2 लाख, इसके लिए भी प्रावधान। साथ ही जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को मानदेय में भी वृद्धि की गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000, जिला पंचायत उपाध्यक्षों के मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000, जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 और जनपद पंचायत अध्यक्षों को मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000। जनपद पंचायत उपाध्यक्षों को मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000, जनपद सदस्यों को मानदेय 1,500 था, उसे बढ़ाकर 5,000। सरपंचों को भत्ता 2,000 था, उसको 4,000 किया गया। पंचों का 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया। इसके लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। जो अधिसूचित क्षेत्र है जहाँ रेत खदान संचालित हो रहे हैं, वो पंचायतों जो राज्य सरकार के द्वारा जो नीलामी की गई थे, उन क्षेत्रों में पंचायतों के द्वारा किए जाने की मैंने घोषणा की है और वहाँ कोई भी पंचायतों की सहमति के बिना कोई खदान संचालित नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि अबूझ माड़ जो कि अभी तक के असर्वेक्षित था, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया। अभी तक के 9 गांव के सर्वे करके 676 किसानों का अस्थायी भू अभिलेख दिए जा चुके हैं और बचत जो 237 जो ग्राम हैं उसको सर्वेक्षण करके वहाँ के जो किसान हैं उनको भी पट्टा देने का काम हमारा होगा। नवीन तहसील भी बनाए हैं, अनुभाग भी बनाए हैं और साथ ही जिला जो बनाए हैं उसके लिए भी पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो ब्लॉक मुख्यालय में अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उसके लिए आवास की भी व्यवस्था और साथ ही जो मानव तस्करी की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो और सतर्कता के शिकायत सेल का गठन किया जाएगा, उसके लिए भी नवीन पद। और बस्तर में जो उस समय उसे कौन सा फोर्स बोलते थे, नहीं बस्तर में जो सहायक आरक्षक DRG के तहत जिनको भर्ती किया गया था, उनके लगातार उनके आंदोलन भी चल रहे थे और मांग भी थी और उसको भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उसके कोई प्रमोशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम से नवीन कैडर का गठन किया गया इस बजट में। चलिए, सीएम शिवराज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा उनसे भी हम मुखातिब होते हैं। एक प्रसन्नता की बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की जो विकास दर रही है वो देश में करंट रेट पे अब तक जो प्राप्त आंकड़े उनमें सबसे ज्यादा है। 19.7% से ज्यादा की विकास दर हासिल करने में मध्य प्रदेश सफल रहा है। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है
उस संकल्प की पूर्ति का ये बजट है। ये बजट केवल अर्थशास्त्रियों ने, अधिकारियों ने नहीं बनाया। ये बजट मुख्यमंत्री जी, मैं सामने इधर राइट साइड में सर, इधर सामने। हमने अर्थशास्त्रियों से, समाज के हर एक वर्ग से अलग अलग सुझाव आमंत्रित किए थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने उनमें से अनेकों सुझाव को सम्मिलित किया है। यह सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। सर्वव्यापी का मतलब प्रदेश के हर अंचल, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, मालवा हो, निमाड़ हो, भोपाल हो,